जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जो है वह इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहले तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन है गुप्त काल में, बी ऑप्शन है मौर्य काल में, सी ऑप्शन है संगम युग में और डी ऑप्शन है आपका मौर्योत्तर काल में। तो बताइएगा कि जो त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा जो थी वो किसके काल में प्रारंभ हुई थी, जल्दी से बताइएगा। तो किसके काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल के काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, जो मेगास्थनीज था, अच्छा मैं एक और चीज़ पूछता हूँ कि जो लिंग पूजा है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? ठीक है, जो लिंग पूजा है इसका सबसे पहले जो स्पष्ट वर्णन है वो किस में मिलता है? तो आपका मिलता है मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण के अंदर लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो देखिएगा, बताइएगा किसने किया है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सबसे पहले किसने शासन किया? हर्यक वंश के लोगों ने। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, नंद के बाद में मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल आ जाता है जिसमें शुंग वंश ने शासन किया। तो उसने पूछा है कि मगध के बाद मतलब नंद वंश के बाद किसने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। किसने? मौर्य वंश के शासकों के द्वारा बाद में शासन किया गया। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताइएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा, हर्यक वंश का कौन था? बिंबिसार, क्या नाम था उसका? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का कौन था? शिशुनाग ही था। मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से ये शासक बना था। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। ए ऑप्शन है चंपा, बी ऑप्शन है गिरिब्रज, सी ऑप्शन है आपका विराटनगर और डी ऑप्शन है कुशीनारा। तो बताइएगा कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखो, जो चंपा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? अंग महाजनपद की थी। गिरिब्रज मगध की राजधानी थी। ठीक है, विराटनगर, तो आपका विराटनगर जो था वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी और कुशीनारा जो थी वो मल्लिक महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? मल्ल महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? कुशीनारा थी। तो तीसरे प्रश्न का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि मालवा एवं गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। अब आपसे अगर ये पूछे कि सबसे पहली बार दक्कन को किसने जीता था, इन्हीं में से बताइएगा कि दक्कन को किसने जीता। सर्वप्रथम दक्कन को किसने जीता, या यहाँ पर है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो बताइएगा क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा कि जो दक्कन को सबसे पहले किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? दक्कन ही कहा जाता है। तो चाहे आपसे दक्कन पूछ ले चाहे नाम देकर पूछ ले, आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बिंदुसार कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, और अशोक का पोता कौन था? तो दशरथ।
ठीक है, तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य में रज्जू किसे कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। तो बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मगध साम्राज्य में रज्जू किसको कहा गया है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था प्रदेष्टा। ठीक है, तो सर्वोच्च जो न्यायालय होता था उसका जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको आटविक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आटविक। और जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, समाहर्ता कहा जाता था। और मगध साम्राज्य में रज्जुक जो है वो मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी को कहा जाता था। किसको? भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, तो आपका 5वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो बताइएगा कि कौन सा शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। जौगढ़ का शिलालेख, सोपारा का शिलालेख, कालसी का शिलालेख या मानसेहरा का शिलालेख। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा कि अशोक का कौन सा शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो देखिएगा, जो जौगढ़ का शिलालेख था, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और ये किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, जो आपका सोपारा का अभिलेख है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत लिपि में। और जो आपका कालसी का है ये कहाँ पर है? कालसी आपका देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड में। और ये भी किस में है? तो प्राकृत में है। ठीक है, और जो मानसेरा का शिलालेख है आपका ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस लिपि में लिखा है? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखा है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो मानसेरा का शिलालेख है वो आपका किस में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अच्छा, इसके साथ में खरोष्टी लिपि में आपका शहबाजगढ़ी का, ठीक है, शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और शहबाजगढ़ी वाला भी कहाँ, किस में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि शहबाजगढ़ी वाला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ए ऑप्शन है भ्राभु स्तंभ, बी ऑप्शन है गुर्जरा स्तंभ, सी ऑप्शन है मशकी स्तंभ और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइएगा कि किस स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? देखो, तो जो आपका देखो मस्की शिलालेख है इसमें अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, अशोक ने क्या कहा है? खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। और इसी में मस्की स्तंभ में ही आपका जो बुद्ध के त्रिरत्न थे ना उनका उल्लेख मिलता है। किसका? त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। और इसने अपने आप को बुद्ध शाक्य भी कहा है। ठीक है, जो आपका गुर्जरा स्तंभ है इसमें इसके नाम का उल्लेख मिलता है, अशोक के नाम का उल्लेख। और जो आपका भ्राभु स्तंभ है इसमें इसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। गुर्जरा स्तंभ में इसने क्या बताया था कि
इसके जो नाम अशोक था, अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। गुर्जर और मस्की में इसने अपने आप को बुद्ध शाक्य बताया। और क्या कहा इसने, जो त्रिरत्न थे उनका भी उल्लेख किस में मिला है आपका, तो मस्की शिलालेख में मिला है। ठीक है। अच्छा, ये जो भ्राबू स्तंभ है ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में था। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है। और जो मस्की का एक अभिलेख था, इसमें इसके नाम जो था ना अशोक, इसमें भी मिलता है। ठीक है। मस्की में भी मिलता है, गुर्जरा में भी मिलता है। ठीक है। अच्छा, गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें इसका पूरा नाम मिलता है देव नाम प्रिय अशोक। ठीक है। और अशोक मौर्य मिलता है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें। अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में। और राजा अशोक मिलता है नेट्टूर में। और राजा अशोक देव नाम प्रिय जो है वो उद्गोलम लघु शिलालेख में मिलता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो 7वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है 5वां, सी ऑप्शन है 8वां और डी ऑप्शन है 13वां। तो बताइएगा कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो देखिएगा, प्रथम में क्या था, जीव हत्या निषेध। प्रथम शिलालेख में क्या था, जीव हत्या निषेध। और इसने इसमें कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतानें हैं, सभी मेरी संतानें हैं। ठीक है। और जो 5वां शिलालेख था इसमें इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और जो आपका 8वां शिलालेख है, 8वां शिलालेख में जो था वो धम्म यात्रा की शुरुआत, धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, बोध गया से। धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की गई थी। और जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। किसमें, 13वें शिलालेख में। अच्छा, 13वें शिलालेख में और क्या मिलता है, तो इसने 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि इसने जो जंगल में रहने वाले आटविक होते थे उनको चेतावनी दी थी। आटविकों को चेतावनी दी थी। विदेशों से संबंध थे इसके, इसकी भी जानकारी किससे मिलती है, 13वें शिलालेख से। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध था। तो बताइएगा कि अमित्र घात के नाम से कौन सा राजा जो था वो प्रसिद्ध था, जल्दी से बताइएगा। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन है बृहद्रथ। तो कौन प्रसिद्ध था, बिंदुसार प्रसिद्ध था। अशोक का पिता जो था बिंदुसार वो अमित्र घात के नाम से का प्रसिद्ध था। इस अच्छा, अमित्र घात का अर्थ क्या होता था, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। अच्छा, जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, अशोक बौद्ध को, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मक्खली पुत्र गोसाल ने। किसने की थी, मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। और देखो, बिंदुसार ने ही जो सीरियाई शासक था एंटियोकस प्रथम, उससे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो उस सीरियाई शासक ने क्या किया था कि सूखी अंजीर और मदिरा भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 9वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे। ए ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बी ऑप्शन है शेमुक, सी ऑप्शन है वासुदेव, डी ऑप्शन है देवभूति। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग था इसने किसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की।
शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? जो मौर्य वंश का शासक था बृहद्रथ, ठीक है, उसकी हत्या, जो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। वासुदेव ने, तो वासुदेव जो था इसने कण्व वंश की नींव रखी थी। किसकी? कण्व वंश की। और जो देवभूति था ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या किसने की थी? तो इसी की हत्या जो थी वासुदेव ने कर कण्व वंश की नींव रखी थी, ठीक है। और जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अच्छा, पतंजलि ने किसकी रचना की है? तो महाभाष्य की। किसकी रचना की है? तो महाभाष्य की पुष्यमित्र शुंग ने रचना, पतंजलि ने रचना की है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ जो थे वो किसने करवाए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिंद यूनानी आक्रमण सबसे पहली बार किसके शासनकाल में हुए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे, ठीक है। तब भी आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों की राजधानी थी, ठीक है, जो सातवाहन वंश के शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। तो विदिशा जो थी वो आपके शुंग वंश की राजधानी थी। किसकी? शुंग वंश की। और जो सातवाहनों की राजधानी थी वो अमरावती या प्रतिष्ठान थी। कौन सी थी? अमरावती या प्रतिष्ठान थी। इसके बाद में देखो, सातवाहन की नींव किसने रखी थी? तो सिमुक ने। किसने? सिमुक ने। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के चलवाने वाले शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश के शासक जो थे इनको श्रेय प्राप्त है, ठीक है। अच्छा, किसने नागनिका नाम के सिक्के चलवाए थे? वो भी सातवाहन वंश के शासक था जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइएगा कि जो बुद्ध का अंकन है वो सबसे पहले किसके सिक्कों पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि बुद्ध का जो अंकन था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। किससे संबंधित था? कुषाण वंश से। अच्छा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक, तो ये था बिम कडफिसेस। क्या नाम था? बिम कडफिसेस, ठीक है। और जो ये बिम कडफिसेस था इसके सिक्कों पर शिव और त्रिशूल का चित्र मिलता है, जिससे यह पता लगता है कि जो बिम कडफिसेस था यह शैव धर्म को मानता था। किसको? शैव धर्म को मानता था, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर तो कनिष्क है। अब कनिष्क ने क्या किया था? यह बुद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्ध धर्म का अनुयायी था। अच्छा, इसके शासनकाल में कौन सी संगति हुई थी बताइएगा? तो इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, 4th बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? एक तो बनाई थी पुरुषपुर, जिसको क्या कहा जाता है? आज पेशावर कहा जाता है। और दूसरी राजधानी इसने मथुरा बनाई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नागा अर्जुन किसके समकालीन थे? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो बताइएगा
तो देखिएगा, जो नागार्जुन थे वो कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के समकालीन थे। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इन्होंने क्या दिया था? सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। किसने? नागार्जुन ने। सापेक्षतावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत तो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, इसके बाद में कनिष्क के दरबार में और कौन रहता था? वसुमित्र रहते थे। कौन रहते थे? वसुमित्र रहते थे। चरक रहते थे। चिकित्सक कौन थे? चरक थे। इसके बाद में अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष रहते थे। ठीक है, अश्वघोष जो थे इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो बुद्धचरित्र की। किसकी? बुद्धचरित्र की रचना की थी। और इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का। अश्वघोष को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन कहा जाता है। और इसके साथ में अश्वघोष को संस्कृत नाटक का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। 13वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त, डी ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त। तो बताइएगा, लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसको जाना जाता था? तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी माता जो थी वो किस वंश से थी? लिच्छवी वंश से थी। किससे संबंधित थी? लिच्छवी वंश से। समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, तो इसके लिए क्या कहा जाता था? ये संगीत प्रेमी था। क्या कहा जाता था? यह संगीत प्रेमी शासक था। और इसने, समुद्रगुप्त ने ही व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए। व्याघ्र हनन सिक्के किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त को के सिक्कों पर इसका नाम क्या मिलता है? कांच भी मिलता है। क्या मिलता है? कांच भी मिलता है। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्म की प्राचीर कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के समुद्रगुप्त से बन जाएंगे। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक के शासनकाल में चलाए गए? तो बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सिक्के और सबसे ज़्यादा सिक्के किसके शासनकाल में लिखे और चलाए गए? देखिएगा, जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, इसके साथ में इसको कुमारगुप्त जो था इसको शक्रादित्य के नाम से भी कहा पुकारा जाता था। किसके नाम से? शक्रादित्य के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। और इसी के शासनकाल में जो था सबसे ज़्यादा सिक्के वगैरह जो थे वो चलाए गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो आपके कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हूणों को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो हूणों को पराजित करने वाला था स्कंदगुप्त। हूणों को पराजित करने वाला कौन था आपका? स्कंदगुप्त था। ठीक है, और इसने ही क्रमादित्य और विक्रमादित्य की भी इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है आपका नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है आपका दंतीदुर्ग, सी ऑप्शन है शंकर बर्मन और डी ऑप्शन है आपका विद्य शक्ति। तो बताइएगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, जो नागभट्ट प्रथम है इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। जो विंध्य शक्ति हैं इन्होंने बाकाटक वंश की स्थापना की। बाकाटक वंश की। और जो शंकर वर्मन है
इन्होंने माथुर राजवंश की, मथुरा नहीं है, ठीक है, माथुर राजवंश की स्थापना की। और जो आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके दंती दुर्ग ने की थी। किसने? राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी, ठीक है। अगर इसी तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि चोल की स्थापना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव की किसने की थी? चोल, पल्लव, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, परमार वंश की। इसके बाद में चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की। तो बताइएगा, देखिएगा, जो चोल वंश था इसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। दूसरे पेन से लिख देता हूं, कौन था? विजयालय था। पल्लव वंश का कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। ये कर्ण वंश वाले वासुदेव नहीं है, ये अलग वासुदेव हैं। और जो आपका परमार वंश था इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। चंदेल वंश जो था इसका संस्थापक कौन था? नन्नुक। कौन था? नन्नुक, ठीक है। तो ये कुछ हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। जैसे गुर्जर प्रतिहार मैंने बता दिया था, नागभट्ट प्रथम, काकतीय वंश, बीटा प्रथम, होयसल वंश, विष्णुवर्धन, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? ए ऑप्शन है गुप्त वंश, बी ऑप्शन है मौर्य वंश, सी ऑप्शन है कुषाण वंश और डी ऑप्शन है सातवाहन वंश। तो देखिएगा, जो बाल विवाह प्रथा थी वो आपके कुषाण वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा कि जो थी वो किसके बाल विवाह? कुषाण वंश के शासनकाल में। भारत में द्वैध शासन जो था उसकी शुरुआत भी कुषाण के शासनकाल में हुई, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत भी किससे हुई? तो आपके कुषाण वंश के द्वारा हुई। शुद्ध प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? इंडो बैक्टीरियन ने। लेकिन शुद्ध प्रकार के सोने के सिक्के तो कुषाण वंश के सिक्के चलवाए, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। 17वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की रचना नहीं है। नागानंद, हर्षचरित, नागानंद 2 बार हो गया, ठीक है। रत्नावली। तो बताइएगा इनमें से हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है? तो हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं हो जाएगी? बताइएगा जल्दी से। एक नागानंद को काटकर यहाँ पर कर लीजिएगा प्रियदर्शिका। क्या कर लीजिएगा? प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना थी? हर्षवर्धन की। लेकिन जो हर्षचरित्र थी ये बाणभट्ट की रचना थी। किसकी? बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी, ठीक है। तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था। कौन चीनी यात्री आया था? हेनसांग। इसको क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। इसको क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। देखिएगा, जो हर्षवर्धन था ये प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। अगर आपसे पूछे कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, तो कुंभ मेले की शुरुआत जो थी वो हर्षवर्धन के शासनकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। और जो हेनसांग था इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित्र, बी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है ललितपुर, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है आपका जबलपुर
और डी ऑप्शन है रायपुर। तो बताइएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो देखो रायपुर में क्या है आपका, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। क्या है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? रायपुर में है। जबलपुर में आपका क्या है? तिगवा का विष्णु मंदिर। ये सब गुप्तकालीन मंदिर हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर। और जो का आपका कानपुर है, कानपुर के अंदर कौन सा मंदिर है? तो कानपुर के अंदर भीतरगांव, कौन सा मंदिर है? भीतरगांव मंदिर है। और ललितपुर में कौन सा है आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बस सब लोग सही आंसर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ठीक है, इसके बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में बताइएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। ये सारे आंसर जो हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज रात के 10 बजे जो है वो हिंदी की हम लोगों की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि हिंदी के हम लोगों ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल जो है वो हिंदी की मिक्स क्वेश्चन की आपकी आज जो है रात के 10 बजे हिंदी के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि उस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजी जा रही हैं। धन्यवाद।